हिंदी ऑडियो बुक टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 3 वनस्पति जगत। पिछले अध्याय में हमने विटेकर 1969 द्वारा सुझाए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। फंजाई, कवक तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य, जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीलहरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों तथा पुमंग की रचना के आधार पर हैं तथा लीनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। अब यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन होकर ने सुझाया था। वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, जो कि विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता चलता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है जब उसके पक्ष में कोई जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध ना हो। संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा कोड दिया जाता है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया जाता है और उसी समय सैकड़ों गुणों को भी ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकीविद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी, जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। 3.1 शैवाल। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, अलवट जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथरीज। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। ये कॉलोनीय जैसे वॉलवॉक्स तथा तंतुमयी जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा चित्र 3.1 तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे कैल्प बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि के द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से एक थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। इनमें कसाबिक फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संगलित होते हैं। ये युग्मक कशाबिक युक्त या फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पायरोगायरा। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संगलित होते हैं, तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं, जैसे यूडोराइना की कुछ स्पीशीज। विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संगलित होता है, जैसे वॉलवॉक्स फ्यूकस। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान
कुल स्थिरीकृत CO2 का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों में खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी स्पीशीज या प्रजातियां जो समुद्र की 70% स्पीशीज में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से अगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्मजीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना एक कोशिक शैवाल हैं। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। 3.1.1 क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनी में अथवा तंतुमयी हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह, जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इनके अधिकांश सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। पायरिनोइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बंदूक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिकाभित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज तथा बाहरी सतह पैक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोरेंजिया छल बीजाणुधानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इनके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा तथा कारा हैं। चित्र 3.1 आप 3.1.2 फियोफाइसी। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत भिन्नताएं होती हैं। ये सरल शाखित तंतुमयी एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे कैल्प तक हो सकते हैं। कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल एसी, कैरेटिनॉइड तथा जेंतोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जेंतोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लैमिनेरिन तथा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिनी अस्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधा प्राय संलग्नक द्वारा अधः स्तर सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है और इसमें एक वृंत अथवा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े रहते हैं। इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी विषमयुग्मकी स्पीशीज प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म नाशपाती आकार की होती है और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासम तथा फ्यूकस है। चित्र 3.1 3.1.3 रोडोफाइसी। रोडोफाइसी या लाल शैवाल हैं। इनका लाल रंग लाल वर्णक R-फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है। इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है।
इस स्टार्च की रचना एमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसमें कायिक जनन, विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम हैं। चित्र 3.1 3.2 ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चित्र 3.2। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्राय नम, शीलन या आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यह थैलस की तरह होता है और श्यान अथवा सीधा होता है और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इसमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती। इसमें मूलसम, पत्तिसम अथवा तनासम संरचनाएं होती हैं। ब्रायोफाइटा की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता। इससे एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फैग्नम की कुछ स्पीशीज या जाति पीट प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग, सजीव पदार्थों के स्थानांतरण करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें पानी रोकने की असीम क्षमता होती है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइटा को लिवरवर्ट तथा मॉस में विभक्त कर सकते हैं। चित्र 3.2। ये डायग्राम ऊपर लिवरवर्ट एंड फ्यूनेरिया स्पैग्नम। 3.2.1 लिवरवर्ट। लिवरवर्ट प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लिवरवर्ट की पादपकाय थैलस ऑफ मार्केंशिया होती है। थैलस पृष्ठाधार होते हैं तथा अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इनके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती हैं। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जैमा द्वारा होता है। जैमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलिका है। ये छोटे छोटे पात्रों, जिन्हें जैमा कप कहते हैं, में स्थित होती हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उगाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल मार्केंशिया होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। 3.2.2 मॉस। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है, जो स्पोर से बनता है। यह बिसरफी, हरा, शाखित तथा प्राय तंतुमय होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है,
जो प्रथम तंतु से पार्श्व कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तनासा होता है जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती हैं। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाधार द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मॉस में स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। म्यूसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर विकिरण की प्रणाली बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फैग्नम चित्र 3.2 होते हैं। 3.3 टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे होते हैं जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है। चित्र 3.3। लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादप स्पोरोफाइट है जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइटा में पत्तियां छोटी, लघु पर्ण उदाहरणतः स्लेजिनेला तथा बड़ी बृहद पर्ण हो सकती हैं जैसे फर। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह की बीजाणु पर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं, उदाहरणतः स्लेजिनेला इक्विसिटम। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट, छोटा, बहुकोशिक, मुक्तजीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाभ युग्मकोद्भिद बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए एक ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइटा का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी से पुमंडू के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था होती है। यद्यपि अधिकांशतः टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रभाव के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। स्लेजिनेला साल्विनिया में 2 प्रकार के बृहद पर्ण, बड़े तथा लघु छोटे स्पोर बनते हैं जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधे में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया सेसब्रूड बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग या क्लास होते हैं: साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, स्लेजिनेला तथा लाइकोपीडियम, स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम तथा टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस तथा एंडिएटम। 3.4 जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस अर्थात अनावृत, स्पर्म अर्थात बीज ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते।
और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं। चित्र 3.4। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। इसकी मूल प्राय मूसला मूल होती है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं, उदाहरण पाइनस। जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं, उदाहरण साइकस। इसके तने अशाखीय साइकस अथवा शाखित पाइनस सिट्रस होते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह की होती हैं। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिका रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सलत अथवा शंकु, सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है, उन्हें लघु बीजाणुधानिक अथवा नरशंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती है, उसे गुरु बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। ये दो प्रकार के नर तथा मादा शंकु एक ही वृक्ष पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों पर साइकस पर स्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांडकाय एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन संरचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणुपर्ण पर होते हैं, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मेयोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणुधानी बीजांडकाय स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणुपर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक पराग नली निकलती है, जिससे नर युग्मक होता है। यह पराग नली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते। 3.5 एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट संरचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत रहते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप हैं, जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक हैं। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियां तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री में विभक्त होते हैं। चित्र 3.5। द्विबीजपत्री व एकबीजपत्री। सारांश। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। वे सरल थैलासाप, शुपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव होते हैं। वर्णक के प्रकार तथा भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर शैवाल को 3 वर्गों क्लास में विभक्त किए गए हैं। ये हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। शैवाल प्राय विखंडन द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं।
अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा तथा लैंगिक जनन लैंगिक कोशिकाओं द्वारा करते हैं। लैंगिक कोशिकाएं समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकती हैं। ब्रायोफाइट ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में उगते हैं, लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है। शैवाल की अपेक्षा उनकी पादप काय अधिक विभेदित होती है। यह थैलस के तरह होता है और श्यान अथवा सीधा हो सकता है। ये मूलाधार द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। इनमें मूल की तरह, तने की तरह तथा पत्तियों की तरह की रचनाएं होती हैं। ब्रायोफाइट लिवरवर्ट तथा मॉस में विभक्त होते हैं। लिवरवर्ट थैलशाफ तथा पृष्ठाधार होते हैं। मॉस सीधे पतले तने वाले होते हैं, जिन पर पत्तियां सर्पिल रूप में लगी रहती हैं। ब्रायोफाइट की मुख्य काय युग्मकोद्भिद होती है, जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। इसमें नर लैंगिक अंग होते हैं, जिसे पुंधानी कहते हैं। मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक इससे पैदा होते हैं, जो संगलित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बहुकोशिक रचना बनती है, जिसे बीजाणु उद्भिद कहते हैं। इससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। बीजाणुओं से युग्मकोद्भिद बनते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है। इसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। इसमें सुविकसित संवहन ऊतक होते हैं। बीजाणु उद्भिद में बीजाणुधानी होती है, जिसमें मियोसिस द्वारा बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। इन्हें वृद्धि के लिए ठंडे, नम स्थानों की आवश्यकता होती है। युग्मकोद्भिद में नर तथा मादा लैंगिक अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। युग्मक के मादा युग्मक तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद बनता है। जिम्नोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता। निषेचन के बाद बीज अनावृत रहते हैं और इसलिए इन्हें अनावृत बीजी पौधे होते हैं। जिम्नोस्पर्म लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी या बीजांड में बनते हैं। ये धानियां बीजाणुपर्ण में होती हैं। बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुपर्ण अक्ष पर सर्पिल रूप में लगी रहती हैं, जिनसे क्रमशः नर शंकु तथा मादा शंकु बनते हैं। परागकण अंकुरित होते हैं और परागनली बनती है, जिससे नर युग्मक अंडाशय में निकल जाता है। यहाँ पर यह स्त्रीधानी में स्थित अंडकोशिका से संगलन हो जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। तो इस तरह से अपना चैप्टर नंबर 3 वनस्पति जगत लेस देन 30 मिनट में हमने यहाँ पर 27 मिनट में समथिंग खत्म कर दिया है। नीट का इसी तरह शॉर्टेस्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए आप अपने चैनल को ज्वाइन शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।